बेटा ये आपका स्कूल आपको बताएगा। अब मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो प्लीज। ओके मैम। ठीक है, आपका जो पहला यूनिट टेस्ट है उसका आपका सिलेबस है यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, हम पहली यूनिट कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में भी हम कंपैरिजन वाली पोएम कर चुके हैं। आज हम करेंगे हेलेन केलर। और कैसे पढ़ना है, मैं जो आपको रिसोर्स देती हूँ, मैं जो आपको पढ़ने के लिए शीट देती हूँ, जैसे मैं पहला चैप्टर आपको दिखाती हूँ तो उसमें आपको वर्ड मीनिंग देती हूँ, और इसमें जो एक्सरसाइजेस होती है एंड में, जिसको इंग्लिश वर्कशॉप कहते हैं, इनके आंसर्स भी देती हूँ। तो आप कैसे पढ़ेंगे, पहले आप नए शब्द और उनके मीनिंग याद करेंगे, फिर उन नए शब्दों से आप वाक्य बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे लिख के। ठीक है, अगर आप वो देखेंगे जो मैं आपके साथ रिसोर्स शेयर करती हूँ, एक सेकंड रुको दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये तो आज के चैप्टर का है, वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसमें जो मुश्किल शब्द होते हैं वो होता है, उसका हिंदी और मराठी में मीनिंग होता है, और उससे एक सेंटेंस भी होता है। तो आप भी यही करेंगे, आप नया शब्द लिखेंगे ताकि आपको उसकी स्पेलिंग आए, और आप उसका मीनिंग याद करेंगे लिख के, बोल के, जैसे भी आपको याद रहता है, और फिर उससे एक वाक्य जरूर बनाओ। वाक्य से क्या फायदा होगा, जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो इन वाक्यों से आपको लिखने में आसानी होगी। अगर आपने इन शब्दों को वाक्य में इस्तेमाल कर लिया तो आपके लिए लिखना आसान होगा। ठीक है, तो पहले हम ऐसे शब्दों की गुट्टी बना के पी जाएंगे, शब्द सीखेंगे, उसका मतलब सीखेंगे, स्पेलिंग सीखेंगे, और उससे वाक्य बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने शब्दों में जो चैप्टर है उसकी समरी लिखेंगे कि पूरे चैप्टर में है क्या। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप चैप्टर पे जाएंगे और जो एंड में क्वेश्चंस हैं उनको लिख कर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं एंड में, इनको हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और होमवर्क जरूर करेंगे बेटा, होमवर्क के अलावा बाकी भी करेंगे। और इन क्वेश्चंस के आंसर मैं जो आपको रिसोर्स देती हूँ उसमें आंसर्स होते हैं। ठीक है, उसमें जब आप नीचे जाएंगे, कोशिश करो बिना देखे लिखने की, लेकिन उसके बाद आप इसमें अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ये मैंने लिखा ना, इंग्लिश वर्कशॉप आंसर्स, तो आप पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, फिर इससे चेक करो कि मेरा सही है या गलत है, और गलत है तो उसकी करेक्शन करो। ऐसे हम हर चैप्टर पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया बेटा हम कैसे पढ़ेंगे? यस मैम। ठीक है मैम। यस मैम। एक बार रिपीट कर दीजिए ना, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा लो था। बेटा आप रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, 10 मिनट मैंने समझाने में लगा दिए। पहले आप नए शब्द सीखो, उसके मीनिंग सीखो, उससे सेंटेंसेस बनाओ, और जो चैप्टर है उसकी समरी लिखो इंग्लिश में, और फिर जो क्वेश्चंस हैं एंड में, जो ये इंग्लिश वर्कशॉप करके चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप लिख के प्रैक्टिस करें। लिखने से क्या होगा, आपकी स्पेलिंग, आपकी पंक्चुएशन, कैपिटल, फुल स्टॉप, ये सब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और एक एक करके सारे चैप्टर्स रिवाइज करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है बेटा, चलो हम शुरू करते हैं। यस मैम। शुरू करते हैं, हेलेन केलर एंड एनी सॉलिवन। ये यस मैम। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि डिसेबिलिटी क्या होता है। वो लोग जो जिंदगी में क्या होता है कि हर इंसान के पास सब कुछ नहीं होता है ना। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, किसी को कम दिखता है, किसी को सुनने की दिक्कत है, कोई चल नहीं पाता, किसी को यस दिक्कत मैम। है, तो उसको कहते हैं डिसेबिलिटी। ठीक है, वो किसी ना किसी तरह से शारीरिक रूप से परेशान है, उनमें एक चैलेंज है।
मतलब किसी चीज की उनको दिक्कत है, वो हमारे और आपकी तरह, जैसे मेरा भी चैलेंज है, डिसेबिलिटी है, मुझे बिना चश्मे के नहीं दिखता, मैं मैसेज भी नहीं पढ़ पाती बिना चश्मों के। मैम कुछ भी नहीं दिखता क्या, या थोड़ा थोड़ा पढ़ नहीं पाती बेटा, ठीक है। तो हम पहले ये समझेंगे, जो लोग कान से बहरे होते हैं और जिनकी सुनने की शक्ति चली जाती है, उनको क्या दिक्कतें होती होंगी? कोई बताएगा? मैम उनको किसी ने बोली हुई बात बोलिए समझ में। प्लीज। मैम मैम उन्हें मैम उनको किसी ने मैम उन्हें जब बात बताई तो उन्हें वो समझ में नहीं आती है, उन्हें इशारे से क्योंकि बताना उनको होता है। सुनेगा नहीं, तो उनसे बात करना मुश्किल है, उनको हमारी बात सुनाई नहीं देगी, है ना, समझ और में तो नहीं उन तक आती है। आवाज नहीं पहुंचेगी, और समझने में वो तकलीफ होगी। वो मैम अकेले महसूस कर सकते हैं। बेटा जब मैं बोल रही हूँ बीच में नहीं बोलो प्लीज। और क्योंकि वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते तो बोल नहीं पाते, तो उससे क्या दिक्कत होती है कि उनको अकेलापन महसूस होता है, वो आसानी से दूसरों से बात नहीं कर पाते। लेकिन मैम मैंने चैट में भेजा है। हियरिंग कल्चर ट्रीट्स देम एज दो दे आर हैंडीकैप। बिल्कुल, और वो तो मैम एक चीज हो गई। एक ये तो है कि लोग उनको कैसे, समाज उनको कैसे ट्रीट करता है। हम पूछ रहे हैं उनको दिक्कत क्या आती है, ठीक है। लेकिन इन दिक्कतों के लिए सोल्यूशन भी है। मैम सोल्यूशन उनको क्या है? लगता हियरिंग एड। मैम उनको लगता होगा कि मैं भी दूसरे की तरह सुनने के लिए कुछ तो कर सकता हूँ। हाँ, तो उनकी टीचर मदद उन्हें हमारी बात सुनने कर में सकते हैं। दिक्कत आती होगी। हाँ, तो ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो हियरिंग एड लगा सकते हैं। आजकल जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो सुनना कम हो जाता है, या जिसको बचपन से सुनने की दिक्कत है। बेटा अगर हम लगातार बोलेंगे मैं सबको म्यूट कर दूंगी। हरिओम अपना माइक। ओके, तो उसके लिए फैसिलिटीज क्या है? हम हियरिंग एड लगा सकते हैं। आजकल बाजार में बहुत अच्छे अच्छे हियरिंग एड आ रहे हैं, जिनको कान में लगाकर लोग सुन सकते हैं। जिनको सुनने की दिक्कत है वो सुन सकते हैं। जो पूरी तरह बहरे हैं उनका वो नहीं लगा सकते ये, लेकिन जिनके कान काम करते हैं लेकिन कम सुनता है, उनके लिए ये हियरिंग एड काम आता है, और बहुत मैम लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। मैम क्या ये इयरिंग जिनको कुछ भी नहीं सुनाई देता वो भी लगा सकते हैं क्या? यही बात है ना बेटा, जब हम सुनते नहीं है ना, हम वही सवाल पूछते हैं। मैंने इस बात से शुरू किया था कि जिसको बिल्कुल नहीं सुनता उनके लिए ये काम नहीं करता, लेकिन जिसको कम सुनता है वो इस मशीन का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहली दिक्कत का, कि हम हियरिंग एड लगा सकते हैं। सॉल्यूशन फैसिलिटीज क्या है उसके लिए? उच्चार क्या कहते हैं, ठीक है, ये उनके लिए आवश्यक है, वो शौक थोड़ी है उनको, उनकी मजबूरी है। विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस, जो लोग, जिनकी नजर कमजोर है या बिल्कुल अंधे हैं, उनको क्या दिक्कत आती है? वो देख नहीं सकते, और देखने की वजह से आने जाने में दिक्कत होती है, और तुम कुछ भी नहीं देख पाते तो बहुत सारी चीजें तुम नहीं कर पाते, है ना। आने जाने में दिक्कत है, नॉर्मली पढ़ नहीं सकते। टीचर उनका दर्द समझने के लिए इमेजिन करो क्या, हम आंखें बंद करके जब चलते हैं कुछ काम करते हैं तो कैसा लगता है वैसा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो उनको नॉर्मल किताबें पढ़ने में और इस सब में बहुत दिक्कत होती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उनके लिए एक अलग लिपि की किताबें आती हैं, ब्रेल लिपि की, जिसको वो छू छू के पढ़ते हैं। उसमें वो अक्षर उठे हुए होते हैं किताब में, तो वो आंख से देखने के बजाय उसको छू कर पढ़ते हैं। उसको ब्रेल कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि में किताबें मिलती हैं उनके लिए। और फोन में भी, टीवी में भी, आजकल कंप्यूटर में भी स्क्रीन रीडर की फैसिलिटी आ गई है। वो स्क्रीन पे क्या लिखा है वो तुम्हें पढ़कर बता देता है। वो और इसी टीचर गॉगल भी नहीं लिख बेटा रहे हैं। हम लगातार बोल रहे हैं। मैं अभी म्यूट कर दूंगी आपको, फिर बात खत्म हो जाएगी। लास्ट वार्निंग है मेरी। टीचर मैंने चैट में आंसर भेजा। ओके बेटा। बेटा यस मैम। अगर चैट में भेज के मुझे बताओगे तो फिर क्या फायदा है चैट में भेजने का। ये तो ऐसे हो गया ना, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूं और फिर तुम्हें आके बताऊं कि मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी है। टीचर मैं कह रही थी वो करेक्ट है क्या बात? ब्रेल लिपि है ना, तो उसके सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है, आप लोग छड़ी लेके चलते हैं जिससे वो आगे टटोलते हैं कि सामने कुछ है तो नहीं चलते वक्त। डॉग्स होते हैं, उनके स्पेशली ट्रेन डॉग्स होते हैं जो उनको सड़क क्रॉस कराते हैं और उनको आने जाने में मदद करते हैं। स्क्रीन रीडर्स होते हैं जो, तो स्क्रीन पे जो है वो तुम्हें पढ़ के सुनाएंगे। तो ये फोन में, कंप्यूटर में भी ये फीचर है। स्पीच डिसऑर्डर, जो लोग बोल नहीं पाते, कोई तुतलाता है या कोई साफ नहीं बोलता या बोलने में दिक्कत है, किसी भी तरह से नहीं बोल पाते, तो उनकी दिक्कत क्या होती है? वो अपने मन की बात नहीं कह पाते, और वो जो कहते हैं सामने वाले को समझ में, कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता, तो उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है इस बात से। और इसका फैसिलिटी यही है कि लोग वो अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करें, वो लिख के अपनी बात कहें, और जो उनके साथ के लोग हैं वो उनके साथ थोड़ा सा पेशेंस से काम ले, ताकि वो अपनी बात कह सके। वो उनको अब जल्दी जल्दी बोलने को बोलोगे तो वो हड़बड़ा जाएंगे और वो बिल्कुल ही नहीं बोल पाएंगे। तो उनके साथ थोड़ा सा आपको संयम रखने की जरूरत है। उनके हाथ पैर ना फुलाएं, उनको और एंशियस ना करें। फिजिकल डिसेबिलिटी, किसी को चलने, किसी के पैर में दिक्कत है, किसी के हाथ में दिक्कत है, तो उसी तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को चलने में दिक्कत है, तो पैर में दिक्कत है, तो उसको चलने में दिक्कत होगी, या लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, या व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी के हाथ में दिक्कत है, तो बहुत से लोग, किसी का हाथ कट जाता है तो वो आर्टिफिशियल हैंड लगा के उससे अपना काम करने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरों की मदद लेते हैं। वो खुद अपने सारे काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिकल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कुछ लोग दिमागी तौर से बहुत साउंड नहीं होते। जो चीज आपको 1 मिनट में समझ में आती है उनको नहीं आती, उनको धीरे धीरे बताना पड़ता है, छोटा छोटा बताना पड़ता है। उनको बहुत सारी चीजें एक साथ बता दोगे तो उनको नहीं समझ में आती। और जो नॉर्मल इंटेलेक्ट के लोग हैं उनको लगता है इतना टाइम क्यों लग रहा है समझने में, इतनी छोटी सी तो बात है। वो छोटी बात आपके लिए है। अगर कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है तो उसके लिए वो पहाड़ जैसी है। ऐसे समझो जो कोई स्पोर्ट्स, ऐसा समझो जैसे कोई एथलीट है, वो भाग के पहाड़ पे चढ़ गया और हम और आप चढ़ रहे हैं और हम हाफ रहे हैं, तो उसको लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है, आ क्यों नहीं जाते तुम लोग, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल है पहाड़ पे चढ़ना, बट हमारे लिए वो बहुत बड़ा काम है। ऐसे ही जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, जो काम हमें नॉर्मल लगते हैं, आसान लगते हैं, वो उनके लिए पहाड़ जैसे होते हैं। तो उनको भी उनको आधी बातें समझ में नहीं आती, और
वो जो सोच रहे हैं अपनी बातें कई बार समझा नहीं पाते, और अगर वो बोलते भी हैं तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें लगता है जल्दी करो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा उसका एक चैलेंज है, और इसका सोल्यूशन क्या है? यही है कि उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दो, उनको सिंपल चीजें पढ़ाओ, उनका अलग सिलेबस दो जिसको वो आराम से पढ़ पाए। जरूरी नहीं है वो वही किताबें पढ़े, वो वही सिलेबस पढ़े जो हम और आप पढ़ रहे हैं। जो वो आसानी से कर पाते हैं उनको वो पढ़ाओ, क्योंकि उनको अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। औरों के जितने ना पढ़े कोई बात नहीं, कम पढ़ ले, लेकिन पढ़ें जरूर। ठीक है। ऐसी एक चीज होती है लर्निंग डिसऑर्डर। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, उनका दिमाग पढ़ाई में चलता नहीं है, उनको सीखने में दिक्कत होती है। तो उनका भी वही है, वो उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, उनको मैथ में प्रॉब्लम होती है। हालांकि उनमें दिमागी तौर से कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सीख नहीं पाते। तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा टीचिंग, काउंसलिंग, उनको अलग ढंग से पढ़ाना, उनको पेपरों में एक्स्ट्रा टाइम देना, ये तो अब हमारी स्कूल्स ने भी शुरू कर दिया है। अगर किसी को लर्निंग डिसऑर्डर है, डॉक्टर ने बोला है कि इस बच्चे को टाइम लगता है चीजें करने में, तो उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पेपर देने के लिए। अगर बाकी बच्चे 2 घंटे में पेपर दे रहे हैं तो उसको 2.5 घंटा मिलता है, या 2 घंटे 20 मिनट मिलते हैं। तो उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, क्योंकि वो जो बाकी बच्चे 2 घंटे में कर पा रहे हैं उसको एक्स्ट्रा समय चाहिए। ठीक है, चलो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं आगे। Helen Keller and Annie Sullivan. Knowledge is love and light and vision. Helen Keller कौन थी? She became ill at the age of 2 and was left blind and deaf. For the next 5 years, she grew up in a world of darkness. She was afraid, alone, and without any anchor. This is the story of her meeting the teacher who would change her life. तो हेलन केलर जब 2 साल की थी, उसको कुछ ऐसी बीमारी हुई जिससे उसकी आंखें चली गई और उसको सुनना भी बंद हो गया। तो अगले 5 साल ना उसे कुछ दिखता था, ना उसे कुछ सुनता था। सोचो कितना मुश्किल होगा अगर तुम्हें कुछ दिख भी ना रहा हो, सुन भी ना रहा हो, तो तुम किसी तरह बाहर की दुनिया से बात ही नहीं कर सकते। कितना डरावना दृश्य होगा, ये छोटा सा बच्चा कितना डरा होगा। बहुत अकेला महसूस करती थी, डरती थी, और किसी से अपनी मन की बात कह नहीं सकती थी। अच्छा, जो लोग बहरे होते हैं उनको बोलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब वो बोलते हैं उनको अपनी आवाज नहीं सुनती, तो इसलिए वो बोलने में भी उनको प्रॉब्लम आती है, वो साफ नहीं बोलते हैं। मैम खुद की आवाज खुद को सुनाई नहीं देती क्या उनको? अगर सुनाई नहीं देता तो कुछ भी नहीं सुनाई देता, ना अपनी आवाज, ना तुम्हारी आवाज, ना किसी और चीज की आवाज। तो इसलिए जो लोग बहरे होते हैं उनको बोलने में भी काफी बार दिक्कत आती है। तो ये उसकी कहानी है, जब वो अपनी टीचर से मिली और उनकी टीचर ने कैसे उनकी लाइफ बदली। The most important day I remember in all my life is the one in which my teacher, Annie Mansfield Sullivan, came to me. कि मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन वो था जब मेरी टीचर मेरी जिंदगी में आई। I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrasts between the two lives it connects. It was the 3rd of March, 3 months before I was 7 years old. तो 2 साल में ये एक्सीडेंट हुआ था, और 7 साल होने में 3 ही महीने बाकी थे जब ये टीचर मिली। तो ऑलमोस्ट 5 साल ये बिल्कुल अंधकार में रही, अकेले रही। On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch, dumb and expectant.
I guessed vaguely from my mother's signs and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen. So I went to the door and waited on the steps. तो इस बच्चे को इतना समझ में आया कि कुछ हो रहा है आज, मम्मी इधर से उधर भाग रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है आज जो और दिन से अलग है। तो इसको समझ नहीं था कि क्या होने वाला है, कोई आएगा नहीं आएगा क्या है, बट इसको ये था कि कुछ मम्मी इधर से उधर भाग रही है तो कुछ आज होने वाला है। तो कहती मैं दरवाजे के पास बैठ गई कि देखते हैं क्या होता है। The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face. तो कहती है दोपहरी का जो सन था, सूरज था, वो हनीसकल के जो पौधे लगे हुए थे उनमें से निकल के सीधा मेरे चेहरे पे आ रहा था। और अपटर्न मतलब ऊपर की तरफ उठाया हुआ चेहरा। आपने देखा है जिन लोगों को कम दिखता है वो सीधा देखने के बजाय थोड़ा सा ऐसे चेहरा रखते हैं। यस मैम। तो वो कहती है मेरे मुंह पे, मैंने ऐसे हल्का सा चेहरा उठाया हुआ था और मेरे मुंह पे धूप आ रही थी। My fingers lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blossoms which had just come forth to greet the sweet southern spring. तो वो अपनी उंगलियों से जो नए नए पत्ते आए थे और फूल निकल रहे थे स्प्रिंग में वो शुरू हो जाता है ना, पतझड़ सावन बसंत बहार आ जाती है ना, तो वो अपने हाथों से छू छू के फूलों को और नई नई पत्तियों को महसूस कर रही थी। I did not know what the future of marvel or surprise, what the future held of marvel or surprise for me. कहती मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks, and a deep languor had succeeded this passionate struggle. कहती ऐसे ऐसे टाइम होता जब मुझे बहुत गुस्सा और बहुत खुंदक आती थी कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, और फिर ऐसे लगता था कि जो हो रहा है होने दो। मैं इतना थक जाती थी गुस्सा होके और लड़के और नाराज होके और इतनी शिकायत भर के दिल में कि मैं सब कुछ छोड़ देती थी। तो कभी मैं बहुत नाराज होती थी, कभी मैं बिल्कुल किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बिल्कुल शांत हो जाती थी, क्योंकि इंसान कब तक गुस्सा रहेगा। Have you ever been at sea in a dense fog when it seemed as if a tangible white darkness shut you in, and the great ship, tense and anxious, groped her way towards the shore with a plummet and sounding line, and you waited with a beating heart for something to happen? कहते हैं कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम सी में हो, समुद्र में हो, बिल्कुल सफेद फॉग है, धुंध है, और तुम वेट कर रहे हो कि ये धुंध हटेगी कि कुछ होने वाला है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कुछ होगा। I was on that ship before my education began because I was without compass or sounding line, and had no way of knowing how near the harbor was. कहती मैं ऐसी ही शिप में थी, ना मेरे पास डायरेक्शन के लिए कंपास था, ना मुझे पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, ना मुझे कोई आवाज सुनाई देती थी। तो मुझे नहीं पता था कि मैं तट से कितना दूर हूँ या कितने पास हूँ, क्योंकि ना मुझे सुनता है और ना मुझे दिखता है। Light, give me light, was the wordless cry of my soul, and the light of love shone on me in that very hour. कहती है मेरी आत्मा रो रही थी कि भगवान मुझे रोशनी दो, मुझे देखना है। और कहती है तभी मेरे ऊपर प्यार की रोशनी उसी समय मेरे ऊपर चमकी। प्यार की रोशनी क्या थी? वो एक टीचर आई उसकी लाइफ में जिन्होंने उसको दोबारा जिंदगी दी।
दूसरों से कम्युनिकेट करना, बात करना सिखाया। आई फेल्ट अप्रोचिंग स्टेप्स, तो उसको सुनता तो था नहीं, लेकिन उसको महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। I stretched out my hand as I supposed it was my mother. कहती मैंने ऐसे हाथ फैलाया, मुझे लगा जैसे मम्मी आ रही होंगी, तो माँ को पकड़ने के लिए मैंने ऐसे हाथ फैलाया। Someone took it and I was caught up and held close in the arms of her who had come to reveal all things to me and more than all things else to love me. कहती जब मैंने ऐसे हाथ किया तो किसी ने मुझे बड़े प्यार से ऐसे अपनी बाहों में ले लिया, और वो मेरी जिंदगी में आई थी मुझे सब कुछ दिखाने, इस दुनिया में जो कुछ है मुझे दिखाने, और उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे प्यार देने, मुझे प्यार करने। तो ये टीचर, ये उसकी टीचर आई थी। The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll. The little blind children at Perkin Institution had sent it, and Laura Bridgman had addressed it, but I did not know this until afterward. कहती मेरी टीचर ने लाके मुझे एक डॉल दे दी, और कहती मुझे बाद में पता चला कि पर्किंस इंस्टीट्यूट के बच्चों ने, वहां के जो अंधे बच्चे थे, उन्होंने मेरे लिए वो गुड़िया बेची थी, पर ये बात मुझे बाद में पता चली। When I played with it a little while, Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word GOLL. तो पहले उन्होंने थोड़ी देर गुड़िया से उसको खेलने दिया, फिर उसके हाथ पे लिखा TOLL। तो उसको लगा ये क्या हुआ मेरे हाथ पे। I was at once interested in this finger play and tried to imitate it. उसको लगा ये तो कोई खेल है, उंगली से खेल रही है ये टीचर मेरे साथ। तो कहती मैंने भी वही करना, जो उन्होंने मेरे हाथ पे लिखा मैंने भी वही लिखना शुरू कर दिया। मुझे लगा ये किसी तरह का कोई गेम है। When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. कहती है बहुत कोशिश करने के बाद जब मैं DOLL अच्छे से लिख पाई तो मुझे बहुत खुशी हुई और अपने आप पे बहुत गर्व हुआ, जैसे एक बच्चे को होता है। Running downstairs to my mother, I held up my hand and made the letters for doll. तो वो भागी भागी माँ के पास गई और उसने हाथ पे डॉल लिख के उनको दिखाया। I did not know that I was spelling a word or even that words existed. कहती मुझे नहीं पता था कि शब्द भी कोई चीज होती है, मेरे को तो बस, मैं तो सिर्फ उंगली से खेल रही थी। I was simply making my fingers go in monkey-like imitation. कहती मैं सिर्फ बंदर की तरह जो भी मेरी टीचर ने किया था उसको मैं नकल कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो शब्द है, मुझे नहीं पता था उसका क्या मतलब है। In the days that followed, I learned to spell in this uncomprehending way a great many words, among them pin, hat, cup, and a few verbs like sit, stand, walk. तो ये छोटे छोटे शब्दों की स्पेलिंग और समझ उसकी टीचर ने उसको देनी शुरू की। But my teacher had been with me several weeks before I understood that everything had a name. कहती मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आया कि इस दुनिया में जो भी चीज है हर चीज का एक नाम होता है। Every day, while I was playing with my new doll, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap also, spelled doll and tried to make me understand that doll applied to both. तो मिस सोलोवन ने क्या किया, जो मेरी एक पुरानी सी गुड़िया थी, कपड़े की पुरानी गुड़िया थी, उसको उन्होंने मेरी गोद में रखा और मुझे ये समझाने की कोशिश की
कि तुम्हारी वाली भी डॉल है और मैंने जो तुम्हें दी है वो भी डॉल है। तो डॉल दोनों का नाम है, दोनों को गुड़िया कहते हैं, दोनों को डॉल कहते हैं। टीचर मराठी में बाहुली। Okay. Earlier in the day, we had a tussle over the words mug and water. तो कहती है दिन में हमारा दोनों का आपस में वो हुआ था, वो मुझे मग और पानी सिखाने की कोशिश कर रही थी और हमारा उसमें उस चक्कर में बहुत टसल राइट, खींचातानी हमारी हुई मग और वाटर सीखने के लिए। क्या दिक्कत थी? मिस सलवन had tried to impress it upon me that mug is mug and water is water, but I persisted in confounding the two. तो वो कोशिश कर रही थी मुझे समझाने की कि ये मग है और इसके अंदर पानी है, लेकिन मैं दोनों को एक ही समझ रही थी। मेरे लिए मग और पानी दोनों एक ही थे। In despair, she had dropped the subject for the time, only to renew it at the first opportunity. तो उस समय के लिए उन्होंने छोड़ दिया कि इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दो, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा मुझे समझाने की कोशिश की। I became impatient at her repeated attempts and seizing the new doll, I dashed it upon the floor. कितनी मैं परेशान हो गई, मैं जब वो बार बार मुझे वो सिखाने की कोशिश कर रही थी वाटर और मग, मैंने क्या किया, नई गुड़िया उठाई और उसको फर्श पे दे मारा। I was keenly delighted when the fragments of the broken doll, when I felt the fragments of the broken doll at my feet. कहती मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे मेरे पैर पे वो गुड़िया के टूटे हुए टुकड़े आए। Neither sorrow nor regret followed my passionate outburst. ना उसको खुशी थी कि मैंने तोड़ दिया, अच्छा हुआ टूट गई, ना उसको दुख था कि मेरी गुड़िया टूट गई। कहती मुझे इस गुड़िया से कोई लगाव नहीं था। In the still dark world in which I lived, there was no strong sentiment or tenderness. कहती है मेरी दुनिया में कोई भाव या नरमी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। I felt my teacher sweep the fragments to one side of the hearth, and I had a sense of satisfaction that my cause of discomfort was removed. कहती मेरे को महसूस हुआ कि टीचर वो जो टुकड़े हैं उनको साइड पे इकट्ठा कर रही है एक तरफ, और मुझे तसल्ली हुई कि जो मेरी जान की आफत थी वो मेरी जिंदगी से हट गई, टूट गई, खत्म हो गई। She brought me my hat and I knew I was going out into the warm sunshine. जब उन्होंने मुझे मेरी हैट दी तो मैं समझ गई कि वो मुझे धूप में लेके जाने वाली है, इसलिए मुझे हैट दे रही है पहनने के लिए। This thought, if a wordless sensation may be called a thought, made me hop and skip with pleasure. तो मैं इस उम्मीद में कि हम बाहर जाएंगे, हम धूप में जाएंगे, मैं खुशी से कूदने फांदने लगी। We walked down the path to the well house, attracted by the fragrance of the honeysuckle with which it was covered. Someone was pouring water and my teacher placed my hand under the spout. तो वो मुझे लेके गई और वहां पे कोई हैंडपंप से पानी निकाल रहा था और उन्होंने मेरा हाथ उसके नीचे दे दिया। As cool water gushed over one hand, she spelt into the other hand water, first slowly, then rapidly. तो एक हाथ में उन्होंने पानी के नीचे दे दिया और दूसरे पे उन्होंने वाटर लिखना शुरू किया। पहले धीरे धीरे लिखा, फिर जल्दी जल्दी लिखा। I stood still, my whole attention fixed upon the motions of her fingers. और मैं बिल्कुल शांत
उनकी उंगलियां अपने हथेली पर महसूस कर रही थी. Suddenly I felt a misty consciousness as though something forgotten, the thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revealed to me. I knew then that water meant something wonderful, cool, something that was flowing over my hand. तो उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरे हाथ पे ये जो ठंडा ठंडा गीली चीज बह रही है, इसको वाटर कहते हैं, इसको पानी कहते हैं. That living word awakened my soul, gave it light, hope, joy, and set it free. There were barriers still, it is true, but barriers that could in time be swept away. कि वहां से मेरा दिल, दिमाग और मेरी समझ खुलनी शुरू हुई, और उसके बाद मैंने वहां एक बहुत बड़ा मैंने अचीवमेंट की. उसके बाद फिर मेरा सीखने का जरिया शुरू हुआ. उसके बाद लाइफ आसान हो गई और मैंने बहुत कुछ सीखा. I left the well house eager to learn. तो जब वो कुएं के वहां से आई तो उसको ये था कि मुझे अब बहुत कुछ सीखना है. Everything had a name. Each name gave birth to a new thought. मैं कहे तो हर चीज का नाम होता है, और उस नाम को जब आप लेते हो तो आप उसके बारे में सोच सकते हो. As we returned to the house, every object I touched seemed to quiver with life. कहती जब मैं घर आ रही थी, मैं हर चीज को छू रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सोच के कि हर चीज का अपना एक नाम है. That was because I saw everything with a strange new sight that had come to me. कहती उस दिन मेरे को एक नई तरीके से मुझे आंखें मिली, मुझे समझ मिली, जिससे मुझे देखने में मदद हुई. On entering the door, I remembered the doll I had broken. फिर आते वक्त मुझे ध्यान आया कि मैंने गुड़िया तोड़ी थी. I felt my way to the hearth and picked up the pieces. उसने वहां जाके वो टुकड़े उठाए और उनको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जोड़ पाई. Then my eyes filled with tears, for I realized what I had done, and for the first time I felt repentance and sorrow. पहली बार वो रोई ये सोच के कि मैंने एक चीज को तोड़ दिया, वो चीज जिसका एक नाम था. तो I learned many new words that day. I do not remember what they all were, but I do know that mother, father, sister, teacher were among them. Words that were to make the word blossom for me, like Aaron's rod with flower. It would have been difficult to find a happier child than I was as I lay in the crib at the close of that eventful day and lived over the joys it had brought me, and for the first time longed for a new day to come. कहती मैंने उस दिन बहुत सारे शब्द सीखे, और कहती मुझे सारे तो याद नहीं है, थोड़े बहुत याद है. मदर, फादर, सिस्टर, टीचर थे. लेकिन उस दिन मैं इतनी खुश थी कि अब मुझे, और पहली बार मेरी जिंदगी से उदासी दूर हुई, और मैं ये सोच के सो रही थी कि कल नया दिन आएगा तो मैं नई चीजें सीखूंगी. और हेलन बाद में ग्रेजुएट बनी. सिर्फ शब्द नहीं सीखे, बाद में वो पढ़ लिख के उसने ग्रेजुएशन की, और अपनी सारी जिंदगी उसने ब्लाइंड और डेफ बच्चों को पढ़ाया जैसे उसकी टीचर ने उसको पढ़ाया था. And she and Annie remained friends till Annie's death. और अपनी टीचर के साथ वो दोस्ती का उसका रिश्ता था जब तक उस टीचर की डेथ नहीं हुई. जब तक वो टीचर जिंदा थी वो दोनों दोस्त रहे. तो ये कहानी है. तो ये जो मैं रिसोर्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें ये कहानी है शॉर्ट में, ठीक है. और इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो मुश्किल शब्दावली है, उसमें मैंने ब्रैकेट में
हिंदी में या मराठी में उसका मतलब भी लिखा हुआ है ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। ये नए शब्दों के स्कॉलर, हिंदी का मीनिंग, मराठी का मीनिंग और उससे सेंटेंस जो आप भी लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये सारे कहानी में से हैं, ये सब शब्द कहानी में भी इस्तेमाल हुए हैं। मैम ये वीडियो पे शेयर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ये कहानी के बारे में है, आप इनको आंसर करके देख सकते हैं आपको कहानी कितनी समझ में आई, कितने आप कर पाते हैं। इनके आंसर्स बिल्कुल एंड में है, MCQs। टीचर ग्रुप में शेयर कर दो। हाँ ठीक है, ये जो हमने डिसेबिलिटी डिस्कस किया था कि जो लोग सुन नहीं पाते उनको क्या दिक्कत होती है और उनके लिए क्या फैसिलिटी है, जिनको दिख नहीं पाता उनके क्या चैलेंजेस होते हैं और उनके लिए क्या फैसिलिटी है, वो सब भी इसमें है इस टेबल में। और ये जो बुक के एंड में क्वेश्चंस है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये भी आपके इस रिसोर्स में है जो मैं आपको देने वाली हूँ क्लास के बाद। ठीक है, तो चलो क्या है? अब हम चैट में आंसर करेंगे। ठीक है, ओरली नहीं चिल्लाएंगे, हम चैट में आंसर करेंगे एक एक करके और ए बी लिखेंगे। ये है ट्रू और फॉल्स, जो सेंटेंस सही है उसके लिए ट्रू लिखिए, जो फॉल्स है उसके लिए फॉल्स लिखिए। तो आप लिख सकते हैं ए ट्रू, बी फॉल्स, ऐसे करके आप चैट में लिख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन हेलन केलर्स लाइफ was when her teacher came to her. हेलन केलर की लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन वो था जब वो टीचर उसकी लाइफ में आई। ट्रू या फॉल्स? बेटा ऐसे करके लिखो, ए ब्रैकेट ट्रू। ठीक है, ऐसे लिखो बाकी सेंटेंसेस के लिए। वेरी गुड, बाकी के लिए भी ऐसे करो। When young Helen stretched out her hand, her mother took it. जब छोटी सी हेलन ने अपना हाथ ऐसे फैलाया तो उसका हाथ उसकी माँ ने पकड़ा। ट्रू या फॉल्स? चैट में लिखो, मुझे सुनना नहीं है। इसका आप लिखेंगे तो बी करके लिखेंगे। वेरी गुड मनीषा, फॉल्स है ये, उसकी टीचर ने उसका हाथ पकड़ा था, उसकी माँ ने नहीं। वेरी गुड वेदिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ये क्या है? वन एंड मेनी। अच्छा, आपका होमवर्क क्या है? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। 1, 2, 4, 5 आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको समझा देती हूँ। लिसन केयरफुली एंड क्लासिफाई इनटू वन एंड मेनी। हमको प्लूरल पता है, सिंगुलर प्लूरल। जो सिंगुलर है एक है उसको यहाँ पे लिखो इसमें, इसकी टेबल में, और जो प्लूरल है जो मैनी है उसको यहाँ पे लिखो। फॉर एग्जाम्पल डे 1, टीचर तो डे यहाँ पे आएगा। अगर डेज होता तो डेज यहाँ आता। टीचर 1 पे आएगा। कॉन्ट्रास्ट मेनी में आएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 3 पे हम आते हैं। अच्छा, आपको क्वेश्चंस बनाने क्वेश्चन वर्ड से। हु, व्हाट, व्हेन। I was like that ship before my education began. मैं उस शिप के जैसी थी जब तक मेरी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। Who was like that ship? When was she like that ship?
What was that ship like? तो आप क्वेश्चंस बनाएंगे इस सेंटेंस पे क्वेश्चन वर्ड्स को लेके. One day I was playing with the new doll. Who was playing with the doll? When was she playing with the doll? What was she doing? I was playing with the doll. ठीक है. ऐसे ही आपको ये बाकी सेंटेंसेस से क्वेश्चन बनाना है. और फिफ्थ में क्या करना है, आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है. मैम तीसरे क्वेश्चन पे क्या करायचं आहे? तीसरा क्वेश्चन होमवर्क का हिस्सा नहीं है. सेकंड 4 5 SW. हाँ, थर्ड में भी समझा देती हूँ, बट पहले फिफ्थ वाला समझ लो. इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है किसी ऐसी चीज के बारे में. कभी आप कुछ करना चाहते थे और उसमें आपको दिक्कत हो रही थी और आपने कैसे उस दिक्कत का सामना किया और आप फिर वो कर पाए. वो साइकिल चलाना हो सकता है, वो खाना बनाना सीखना हो सकता है, वो कोई और कला हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है. कोई ऐसी चीज जो आपने शुरू में की तो आपको बहुत दिक्कत हुई, लेकिन आप उसमें लगे रहे और फिर उसको कर पाए. तो 10-12 लाइन का आप एक कॉम्पोजिशन लिखेंगे. ये लिखना बहुत जरूरी है. इससे आपको क्वेश्चन को आंसर करने में मदद होगी. अच्छा, दिस नैरेटिव इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन यूजिंग आई. तो ये जब आप देखोगे पैराग्राफ तो फिर ये भी कर लो होमवर्क. ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है. तो होमवर्क आपका हो गया 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चंस. ठीक है. तो इसमें हेलन केलर खुद अपनी डायरी लिख रही है, तो उसने आई यूज किया सारे में कि आई डिड दिस, आई वेंट देयर, आई फेल्ट दिस, है ना. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आई की जगह हेलन केलर या यंग हेलन लिखना है. I did not know what the future holds for me. तो I हो जाएगा हेलन केलर और me हो जाएगा her. Helen Keller did not know what the future of marvel or surprise, what the future held of marvel or surprise for her. The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll. तो इसमें my teacher, me change हो जाएगा. The morning after her teacher came, she led her, me की जगह she led her into her room and gave her a doll. On entering the room, I remembered the doll I had broken. तो इसमें I हट जाएगा. On entering the room, Helen Keller remembered the doll she had broken. Then my eyes filled with tears, for I realized what I had done, and for the first time I felt repentance and sorrow. तो इसमें I हटाएंगे. Then her eyes were filled with tears, for she realized what she had done, and for the first time she felt repentance and sorrow. ठीक है बेटा, कर पाएंगे हम होमवर्क? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड बेटा. मैं रिसोर्स Yes, आपके teacher. साथ शेयर करूंगी. सब बच्चे प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा. चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट. टीचर हम ग्रुप पर